नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने 2024 की जंग जीतने के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो एनडीए के लिए 400 सीटें का टारगेट यहां पर रखा गया है। बता दें आपको कि टारगेट बड़ा है, इसलिए इस लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी को पूरे देश के हर हिस्से से वोट चाहिए। लेकिन दक्षिण का दुर्ग भेदना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और ऐसे में दक्षिण भारत में 132 सीटें लोकसभा सीट है और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी। इस बार बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारतीय राज्यों से 55 से 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। इसमें तेलंगाना में बीजेपी ने दहाई अंक में सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर हैं। इसी लक्ष्य को साधने के लिए आज पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे, जहां पर करोड़ों रुपए की सौगातें दी गई। विपक्ष पर जमकर हमला किया। दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी ने तेलंगाना में बिजली, रेल, सड़क क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 56,000 करोड़ की परियोजनाएं कई राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटियों की गारंटी। पीएम मोदी ने जहां विकास की बात कही तो वहीं तेलंगाना में हिंदुत्व कार्ड भी खेला। इस मौके पर पीएम मोदी ने अयोध्या में बने राम मंदिर का भी जिक्र किया और उसका तेलंगाना कनेक्शन भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है। उसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है और हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने लगातार दौरे और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर विपक्ष की ओर से किए जा रही आलोचनाओं पर कहा कि विकास परियोजनाओं को चुनावी रणनीति बताने वालों को पिछले 15 दिनों का हिसाब देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में हमने 2 IIT, 1 IIIT, 3 IIM, 1 IIS और 5 एम्स का उद्घाटन किया। हमने पिछले 15 दिनों में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्किल का उद्घाटन किया। इन 15 दिनों में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी किया है। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव्स के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने कलपक्कम में भारतीय नाभिकी विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा किया और चेन्नई में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर विपक्ष रहा। डीएमके सरकार ने चेन्नई के लोगों की जरूरतों से, आपके सपनों से मुंह फेर रखा है। अभी कुछ समय पहले डीएमके के लोग संकट के समय फ्लड मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि ये मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। दरअसल दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी तमाम तरह की रणनीति बना रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदी बेल्ट की पार्टी वाली इमेज से बाहर निकलने की है। दक्षिण भारत की सियासत में
पैर जमाने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं के सहारे अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने की इर्द गिर्द नजर आती है। मिशन साउथ में बीजेपी का फोकस कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु से बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है, तो इसके पीछे 2021 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर पार्टी को जीत भी मिली थी। हालांकि तब बीजेपी ने AIADMK के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था और अब गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी की चुनौती बड़ी है। दरअसल कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ठीक से अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले कुछ साल में बीजेपी ने तेलंगाना, तमिलनाडु के साथ ही केरल और दूसरे राज्यों में संगठन खड़ा करने पर फोकस किया है, लेकिन अभी भी दक्षिण में बीजेपी के पास चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की बड़ी कमी है। इसके लिए इस बार बीजेपी की रणनीति है कि जिन सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, उसकी भरपाई दूसरे दलों से आने वाले जिताऊ नेताओं को टिकट दिया जाए। दक्षिण के चुनावी आंकड़ों को देखें तो दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। पिछले आम चुनाव में भाजपा का निजी स्कोर 303 रहा था। ऐसे में 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लंबी छलांग लगानी होगी। अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारतीय राज्यों से 55 से 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। दक्षिण भारत में पार्टी ने दक्षिण में 84 सीटों को चिन्हित किया, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा 30 नई सीटें जीतनी होगी। बीजेपी ने इस विस्तार के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वरीयता में रखा है। पीएम मोदी की सोमवार को तमिलनाडु और तेलंगाना यात्रा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दक्षिण को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। अनिल गोयल जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कोशिश ये कि 400 पार किया जा सके, लेकिन सर, ये 400 पार करने के लिए तो दक्षिण को साधना बेहद जरूरी है। और क्या लगता है कि दक्षिण में अभी तक पैर नहीं जमा पाई भारतीय जनता पार्टी, अब पैर जमा लेगी? नेहा जी, एक बात तो ऐसा नहीं है अभी तक पैर नहीं जमा पाई। पार्टी पहले से मजबूत हुई है दक्षिण के अंदर, और दक्षिण के लोगों ने भारत का विकास देखा है। दक्षिण के लोग देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये सब दक्षिण के लोग भी देख रहे हैं, और उसके अनुसार ही दक्षिण में हम बहुत अधिक मार्जिन से जीतेंगे। आपने एक बात और देखी होगी कि जिस टाइम हमारे मतलब हम दक्षिण में गए हैं, तो दक्षिण में हमारे पास कर्नाटक में हमारी सरकार रही है। अभी हम वहां पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं। तेलंगाना के अंदर भी हमने सीटों की बढ़ोतरी करी है। केरल, तमिलनाडु में भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए हम सभी स्टेटों के अंदर, आंध्र प्रदेश में आपका एक भी MP नहीं, एक भी MLA नहीं। केरल में आपका एक भी MP नहीं, एक भी MLA नहीं। नेहा जी जो आप कह रहे हो ना जी, हाँ। चुनाव होते ही इसलिए हैं कि अब जैसे आप एक बात देखेंगे, पश्चिम बंगाल में हमारे पास सिर्फ 3 MLA थे, और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो हम मुख्य विपक्षी दल बने, और हमारे पास 70 से ज्यादा MLA हमारे जीत करके आए। और अगर कोई कांग्रेस का, ममता का गठबंधन नहीं होता तो वहां पर हम सरकार भी बना सकते थे। मेरा कहने मतलब यह ऐसा नहीं है कि अब अगर हम ये बात देखें
तो कभी भारतीय जनता पार्टी सब 2 MP भी थे, तो भी हमने चुनाव लड़ा, में आगे बढ़े, जनता ने हमें स्वीकार करा। आज पूरे देश की जनता बीजेपी को स्वीकार कर रही है। आज पूरे देश की जनता नरेंद्र ये मोदी कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये समझाइए ना सर थोड़ा सा। नहीं, साउथ में अब तो कांग्रेस पार्टी तो कहते हैं, साउथ में देखिए जो लोग हैं ना वो बहुत समझदार हैं और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व कार्ड है उससे हमें कैसे बच के निकलना है। नहीं, अगर कर्नाटक को छोड़ दें, तेलंगाना में आपकी 4 सीटें हैं, उसके अलावा बताइए ना कैसे घुसेंगे बाकी जगह। मैं वही बात करूंगी, साउथ के लोग समझदार हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वो समझदारी के साथ में देशभक्त भी है, राष्ट्रभक्त भी है। वो देखते हैं एक तरफ पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर के आगे चल रही है, उसकी राष्ट्रनीति है। ये बाकी सब राजनीति कर रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार को पालने के लिए, परिवार को पोषने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए। और दक्षिण भारत के लोग ये तो फिर एक वो हो गया ना कि आप अपने हिसाब से बता रहे हैं कि देखिए बाकी सब भ्रष्टाचारी है और हम बिल्कुल पाक साफ है। यही कार्ड आपने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी खेलने की कोशिश की थी, सनातन हिंदू, हिंदुत्व, हनुमान जी हमें बचा लेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, जनता ने आपको नकार दिया था। नेहा जी, अगर वहां पर बात करी जाए तो कांग्रेस ने उस कार्ड को खेला है, हमने तो उसका जवाब दिया था। अगर वो कोई कार्ड खेलते हैं तो उसका राजनीतिक दल जवाब देने का भारी किस पे पड़ा बताइए ना। अच्छा, दूसरी एक बात और सुने ना कि आप एक बात ये देखेंगे पूरे देश के अंदर जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति है, जो प्रधानमंत्री जी लोग पसंद करते हैं पूरे देश के अंदर, मतलब सही मायनों में कोई दूसरे नंबर पर कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और उसमें पसंद करने के लिए पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो तो फिर तो ये कहा जाएगा कि एक जगह तो प्रधानमंत्री को पसंद किया जा रहा है, लेकिन केरल में तो बिल्कुल नकार दिया जा रहा है, तमिलनाडु में भी नकार दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में भी लोग नकार रहे हैं, पुडुचेरी में भी लोग नकार रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे लोग प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को ही क्रेडिट दे रहे हैं तो नकारा भी तो जा रहा है, नहीं नकारा जा रहा, बताइए। नेहा जी, पूरे भारतवर्ष का सर्वे अभी हुआ है, उस सर्वे के आधार पर हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को 28% लोगों ने पसंद करा है, राम मंदिर को 20% लोगों ने पसंद करा है, राष्ट्रवाद को 10% लोगों ने पसंद करा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चला उसको 33% लोगों ने पसंद करा है। ये सब हमारी सरकार की योजनाएं। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकार की योजना। कौन से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ। अभी सर्वे कौन सा सर्वे है सर, हमें भी तो बताइए ना। जी वालों का सर्वे है जी, उन्होंने सर्वे करवाया है, उसके आधार पर मैं अपने हवाबाजी में अपने घर में बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो कहना है कि उस सबके अनुसार भी हमारे प्रधानमंत्री जी की हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं, और उस नीतियों के आधार पर ही लोग ये वोट देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव जो है लोकसभा के आधार पर होगा, विधानसभाओं के समीकरण आधार नहीं हो सकता। जब लोग लोकसभा में वोट देते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं, जब विधानसभा में वोट देते तो उस राज्य के बारे में सोच के फैसला करते हैं। तो आज उन्हें देख रहा है कि देश को आगे बढ़ाने ले जाने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिससे देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। अब ये देश तरक्की कर रहा है, लेकिन विजय कौशिक जी आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? देश तरक्की कर रहा है तो करने दीजिए ना, इतनी दिक्कत क्यों आप लोगों को? प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास देश में हो रहा है, महंगाई खत्म हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, बाकी तो तमाम चीजें अच्छी है ही, आप लोगों को फिर भी दिक्कत हो रही है। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे कि न्याय नहीं मिल पा रहा। किसको न्याय नहीं मिल रहा सर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम, सेल्समैन ज्यादा हैं। कभी वो जुमले बेचते हैं, कभी वो देश के संसाधनों को बेचते हैं, और मुद्दों की बात तो देश में अब बेईमानी हो गई है। मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने 4 को पार का नारा दिया है वो केवल ईवीएम में सेटिंग के चलते दिया है। इसके चलते मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं कि वो किसी भी तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी करने में सफल सिद्ध होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो बात खुली आंखों से देखने पर दिखाई दे रही है, उसको भी अगर मोदी जी माहौल बनाकर वहाँ बेईमानी करना चाहते हो, तो ये बीजेपी का अपना एक तरीका है देश के लोकतंत्र की हत्या करने का। देखिए, 2014 से मोदी जी शुरू हुए, उनका पहला जुमला कि भी अच्छे दिन आएंगे, तो बता दें कि जिस देश के 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। ये सब पुरानी बातें हो गई सर, अब नई बात करिए।
ये तो कह रहे हैं कि दक्षिण में साधेंगे हम, अब दक्षिण में घुसेंगे हम और 400 पार करके दिखाएंगे। कह रहे जीतना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, जीत तो हम जाएंगे ही, लेकिन अब हमें 400 पार चाहिए। मैं तो कहता हूँ 420 का नारा देना चाहिए था मोदी जी को, तो उनके ऊपर ये नारा सेट फिट होता कि भाई एक पार्टी 420 क्रॉस करना चाहती है, 420 ही क्रॉस करना चाहती है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर मोदी जी को बधाई देते। लोकतंत्र में कोई ऐसा पैमाना है जिससे नापा जा सके कि कोई पार्टी इतनी सीटों को क्रॉस कर जाएगी? नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं, इसका मतलब बेईमानी का पूरा उन्होंने मंच सजा दिया है। मुझे एक चीज बताइए, पंजाब में कहाँ है बीजेपी? इसी तरीके से कर्नाटक में कहाँ है बीजेपी? पश्चिम बंगाल में कहाँ है बीजेपी? और भी कई ऐसे अनेक राज्य। पश्चिम बंगाल में कहाँ नहीं है बीजेपी? मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी। कर्नाटक में कहाँ नहीं है बीजेपी? 25 सीटें निकाली थी पिछली बार, सरकार भी थी एक वक्त पे, भले ही अब तो आपकी सरकार हो। तेलंगाना में कहाँ नहीं है बीजेपी? 4 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास है। तमिलनाडु में कहाँ नहीं है बीजेपी? 4 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपको पहले पश्चिम बंगाल का फर्क बता देता हूँ। जिन लोगों को भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चलाई थी, उन सब लोगों को इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से तोड़कर या कांग्रेस से तोड़कर लालू यादव सारा घोटाला याद है नहीं है? लेकिन जैसे वहां के चुनाव आए हुए, रिजल्ट आया ममता बनर्जी के पक्ष में, वैसे इनके लोग इन्हें छोड़ छोड़कर भाग गए। तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं। ठीक है, वहां पर पतन हुआ है बीजेपी का। दक्षिण में, इसके अलावा मणिपुर जैसे राज्यों में जहां अभी तक हिंसा की आग बुझी नहीं है, तो उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण पतन कैसे हुआ है सर, ये तो बताइए। किस वक्त पे भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत बेहतरीन स्थिति में थी, बताइए मुझे, समझाइए थोड़ा सा। मेरी बात नहीं, अब पतन हो गया तो मैं ही समझू ना कि सर कहाँ पे, किस वक्त पे अच्छी स्थिति में थी? नेहा जी, ये बात आप खुद मान रही है, मुझे खुशी है कि ना इनका वहाँ पहले कोई वजूद था ना आज वजूद है। यही आप कहना चाह रही हैं? यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी साउथ में नहीं थी ना। आज तो कुछ हद तक ठीक है स्थिति। मेरी बात सुनिए ना, नहीं है ना, वही हम कह रहे हैं ना। हाँ। जो उत्तर भारत में भी इन्हें मालूम है कि इनकी कई राज्यों में सीटें कम हो रही है, इसलिए तो इन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया था। तो सवाल ये है कि सरकार ने आखिर ऐसा किया क्या है? देखिए, देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया। इसके अलावा देश के संसाधनों को बेचकर इन्होंने खाया है। इसके अलावा केवल राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे राज्य में हिंदू सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ है। बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भाग गए राहुल गांधी अमेठी छोड़कर, रायबरेली से हाथ खड़े कर दिए सोनिया गांधी ने, राज्यसभा से नामांकन कर दिया। भारत का हिस्सा नहीं समझती, इसलिए वो इस तरह के जुमले उपयोग में लाती है कि राहुल गांधी दक्षिण भाग गए। क्या भैया वो अमेरिका का हिस्सा है, ब्रिटेन का हिस्सा है, क्या है? दक्षिण क्या है? इसका मतलब दक्षिण को मोदी जी भारत का पार्ट नहीं मानते हैं। यही बात है। आपने तो कहा कि उत्तर से इनकी सीटें कम हो रही है, इस वजह से अब ये दक्षिण की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या आप भी नहीं मानते क्या इसको पार्ट? देश का हिस्सा है ना सर, चाहे कहीं जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, आपने कहा तो मैंने उस बात का जवाब दिया ना। ये तो मोदी जी जब राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं, तो जब मोदी जी देश के किसी हिस्से में लड़ सकते हैं, और फिर मोदी जी राहुल गांधी जी के लिए कहें कि उत्तर प्रदेश से भागकर दक्षिण में भाग गए, दक्षिण में चले गए। किसी पार्टी की तरफ से उत्तर दक्षिण की बात करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसी कैंडिडेट को लेकर ये कहना कि दक्षिण भारत भाग गए, तो इसका मतलब तो ये वो दक्षिण भारत को इस देश का हिस्सा नहीं मानते मोदी जी। ठीक है, चलिए अनिल गर्ग जी, कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण साधना? अरे मैं अपने कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कहीं नहीं है। मुझे लगता है कर्नाटका को भूल गए, दक्षिण भारत में ही है, और कर्नाटका में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। वैसे हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं पहले। कांग्रेस दक्षिण भारत में कहाँ है? अगर केरला को मैं छोड़ दूं, कर्नाटका में कांग्रेस कहीं नहीं, नीचे तमिलनाडु में चले जाए वहाँ डीएमके है, कांग्रेस कहीं नहीं, ऊपर आए तेलंगाना में चले जाए वहाँ बीआरएस है, कांग्रेस कहीं नहीं,
उससे ऊपर आया आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस है, कांग्रेस कहीं नहीं। तेलंगाना में तो सरकार बना ली ना, अब तो सरकार बना ली, अब तो तेलंगाना में है सरकार अब असेंबली में नकारी। बनाई है ना। नेहा जी असेंबली में पता, असेंबली में तो दिल्ली में भी सरकार है आम आदमी पार्टी की, 2 बार है, 3 बार है। कहाँ है आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में? 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं आपको असेंबली की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल पार्लियामेंट चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ जो 2024 में होने। आप मुझे बताइए तेलंगाना में बीआरएस है कि नहीं? उसके ऊपर आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस है कि नहीं? कांग्रेस कहाँ है? उसके ऊपर आया ये उड़ीसा में आया या बीजू जनता दल है, वहाँ पे कांग्रेस नहीं। विजय जी जवाब दीजिए, कहाँ है कांग्रेस? कह रहे अभी तो आप कह रहे थे कांग्रेस ही कांग्रेस है। अनिल जी कह रहे कांग्रेस कहाँ है, ये बताइए। क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। केरला के अलावा कांग्रेस कहीं नहीं है। ये इनका अपना नजरिया है ना, केरला का कांग्रेस देश भर में है। नजरिया क्या होता है? आंकड़ों को झुठला सकते हैं क्या आप? मोदी जी भी इनकार नहीं कर सकते। सुनिए मेरी बात, एक बार को हो सकता है कि मोदी जी का कहीं वोट प्रतिशत किसी राज्य में ना हो, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका आज भी पूरे देश भर में एक वोट बैंक है। इस बात को खुद मोदी जी स्वीकार करते हैं, कौन कहता नहीं है। कांग्रेस हर जगह है, ठीक है, कहीं हम जीत पाने की स्थिति में है, कहीं नहीं है, वो मुद्दा अलग है। नहीं सर, मैं आज भी कांग्रेस दक्षिण की मैं अगर बात कर रही हूँ, 132 सीटें पूरे दक्षिण में हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो 40, 42, 45 सीटों पे पूरे देश की सीटें निकाल पाती है कांग्रेस पार्टी। 132 में से अगर दक्षिण में ही है तो 132 तो कम से कम निकाल लेते, अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा दक्षिण में है। नेहा जी कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी की बात खत्म हो चुकी थी, लगातार विधायकों पर या सांसदों पर किसी रह गई थी। ये दुख की बात है कि आज एक अभी अनिल जी बोल रहे, मैं आती हूँ। अनिल जी तो मेरे क्या कहना है, वो क्षेत्र का प्रभुत्व है, उसमें कांग्रेस में बीजेपी का प्रभुत्व नहीं है। कांग्रेस का प्रभुत्व केरला में है और बीजेपी का कर्नाटका में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा, तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ने वाला है। हो सकता है कि वहाँ पे एक खाता खुल जाए और 1 सीट या 2 सीट वहाँ पार्लियामेंट की जीत जाए। सुनने में आ रहा खुशबू सुंदर को लड़ा रहे हैं वहाँ से। खुशबू सुंदर एक्ट्रेस है, बहुत ख्याति है, सेलिब्रिटी है, हो सकता है वहाँ जीत जाए। तेलंगाना में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार डबल सीट 100% होने वाली है। आपने असेंबली को चुनाव में देखा कितना बड़ा ग्राफ जीता बड़ा है वहाँ पे। और मोदी का देखिए, मोदी का नाम निर्भर रूप से पूरे भारत में है। हर आदमी, हर भारतवासी उसको नहीं सर, बीजेपी के लिए कठिनाइयां बहुत है, कांटो। महेश जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। अब जो हालात और जो स्थितियां, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दक्षिण में दौरे हो रहे हैं, खासतौर पर तेलंगाना में, और वहां पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन का दौर भी लगातार जारी है। और क्या लग रहा है कि तेलंगाना में और अपनी स्थिति को मजबूत करने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लग रही है और कर पाएगी? मोदी जी और अमित शाह जी जो नड्डा जी भी 10 साल से ही तो काम करते आ रहे हैं। अभी जितना भी था तेलंगाना में भी है, पूरा साउथ में कंप्लीट देखे तो है, इट्स मोर देन अबाउट 130 तक सीट्स है। बट इन बीजेपी का प्रेजेंस तो साउथ में बहुत कम है। जहां तक भी लाइक दे आर काउंटिंग ऑन 400+ सीट्स फॉर एनडीए और 370 फॉर बीजेपी, वो माइनस साउथ का ले लिया तो काली है। दे हैव टू विन ऑल द सीट्स इन नॉर्थ इंडिया विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बीजेपी जहां तक साउथ में है, दे ट्रीट दिस पार्टी एज अ नॉर्थ इंडियन पार्टी बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइक दे डोंट डू द फेवरेटिज्म। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वहां की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इससे पहले हम देखें तो तेलंगाना में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती नहीं है। पिछला लोकसभा चुनाव बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है और अच्छी खासी सीटें जीती। खाली 4 सीट थे उनका, अभी खाली 1 सीट बच गया। खाली 1 सीट जीतने के चांस है अभी। लाइक दे गॉट ओनली 8 MLAs आउट ऑफ 119 इन रीसेंट इलेक्शन में। दे वन ओनली 8 MLAs। अभी जब भी तक अभी 9 MPs का कैंडिडेट्स को जो भी डिक्लेयर किए हैं उसमें देखिए तो उनका खाली 17 MPs में से उनके कैंडिडेट्स भी नहीं है। उन्होंने वेट कर रहे कि बीआरएस का भी है। अगर कांग्रेस का लिस्ट वेट डिक्लेयर करने के बाद उनका जो भी सीट नहीं मिलेंगी उसको बीजेपी में कन्वर्ट करके सीट देने के लिए चक्कर में है। तो साउथ में जहां तक है उनका एमपी कैंडिडेट्स भी नहीं है। अभी देखिए आप केरला में भी देखिए, तमिलनाडु में देखिए, आंध्र में भी देखिए, दे वोंट इवन ओपन 1 सीट, नॉट इवन 1 सीट एक्सेप्ट कर्नाटका। बीजेपी के चांसेस नहीं है। तेलंगाना में जितना भी है 2-3 MP सीट जीतने के चांस है। बस ये कंप्लीट देखिए तो अभी उनका जितना भी है टारगेट 370 और 400, अभी
जीतने का चांस है मोदी जी और अमित शाह जी का और बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आना है। बट जो भी है उनका टारगेट है 370 एंड 400 विदाउट साउथ इंडिया इट्स इम्पॉसिबल एंड दे कांट विन एनी सीट हैंडफुल ऑफ सीट्स इन ठीक फ्रॉम है साउथ इंडिया। गोयल जी, ये तो देखिए जग जाहिर है कि बिना दक्षिण को साधे ये 400 पार की जो बात एनडीए की तरफ से की जा रही है वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो यहाँ पर संभव होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अभी महेश जी सीधे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि देखिए तेलंगाना में कोई वर्चस्व नहीं है, पिछली बार तो 4 सीटें भले ही जीती हो लेकिन इस बार 1 सीट जीतने की स्थिति में भी वो दिखाई नहीं दे रहे। महेश जी अपने हिसाब से जो मर्जी कहें, वोट महेश जी को का एक वोट है, वहां की जनता का वोट करेगी। और आप ये देख रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5600 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करे, जिसमें रेल है, सड़क है, बिजली है और सब चीजों का पूरी तरीके से विकास की नींव रखी है। जिस तरीके से लगातार दक्षिण भारत में माननीय प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो जनता को दिख रहा है। एक पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम आत्मनिर्भर से विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये इनको खटक रहा है। और दूसरी बात क्या है कि अभी मेरे भाई कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव सब सीटों पर लड़ रहे हैं, पूरा हर स्टेट में लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस नहीं है कि जो कांग्रेस कहीं लड़ रही है, कहीं उसके गठबंधन लड़ रहे हैं, कहीं उसके सहयोगी दल लड़ रहे हैं। और जैसा भी अनिल गर्ग जी ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के अंदर जहां केजरीवाल सरकार है, वहां लोकसभा में दोनों बार 700 में 700 सीट हमने बीजेपी ने जीती है। इस बार हम 700 सीट जीतने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जब लोकसभा में वोटर वोट देता है तो उसके दिमाग में देश का विकास दिखाई देता है, आत्मनिर्भर देश दिखाई देता है, आगे बढ़ता हुआ देश दिखाई देता है। आज जिस तरीके से हमने, चाहे कोविड काल का मामला हो, चाहे देश की योजनाओं का मामला हो, उस सब पर हमने बढ़ चढ़ के फैसले करे हैं। चाहे धारा 370 हटाना हो, 35 से हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण करना हो, हम किसी भी चीज के अंदर पीछे नहीं हटे, ना वोट का हमने इंतजार देखा है। आज देश की जनता देख रही है कि कठोर डिसीजन लेने वाले व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है, जो सिर्फ देश हित में जीत जाता है। जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले कहा है कि मेरा क्षण क्षण और कण कण, मेरे शरीर का कण कण, मेरे समय का क्षण क्षण पूरे देश को समर्पित है और मेरा सिर्फ है ये भारत का विकास। भारत के विकास में जो लिखते हुए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ लेकर के आगे चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में हर समुदाय, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये इनको जो विपक्षी दल हैं, इनको ये हजम नहीं हो रही है बात और ये नए नए मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे विपक्षी दल के मैक्सिमम लोग, इंडी गठबंधन के मैक्सिमम लोग टूट करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं या भाजपा के जो गठबंधन में पार्टियां शामिल है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो रोज कोई ना कोई, कहीं ना कहीं का नेता एमएलए, कहीं ना कहीं का काउंसलर, कहीं ना कहीं का प्रदेश अध्यक्ष, कहीं ना कहीं के प्रमुख विपक्षी दल के लोग टूट करके वो बीजेपी में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, हम हवाबाजी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता का के काम का को जनता के लिए काम करके नहीं, वो कार्यकर्ता जो है कमाल नहीं दिखा पा रहे ना, खास तौर पे साउथ की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बताइए अगर कोई एक एमपी, एक एमएलए अगर आपका नहीं है तो वो कार्यकर्ता कमाल नहीं कर पा रहे। आपका संगठन कहाँ है, कैसे आपने मजबूती दी? 2014 में चलिए कई खामियां कमियां थी, 2019 में भी वो मजबूती दिखाई नहीं दी। अब 2024 का चुनाव है, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, केरल की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में भी वो स्थिति आप लोगों की दिखाई नहीं दे रही है, पुडुचेरी में वो स्थिति आपकी दिखाई नहीं दे रही है। आपकी कर्नाटक में अगर हम देखें तो भले ही 25 सीटें आपने जीती हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में तो कैसे आपको हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी तस्वीरें यहाँ पर देखनी चाहिए। तेलंगाना में 4 सीटें भले ही आपने निकाली हो, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है, वो किसी से छिपी हुई है क्या सर? नेहा जी, आप एक स्थिति देखो, उत्तर प्रदेश का अमेठी का चुनाव हो, रायबरेली का चुनाव हो, ये कांग्रेस की पारिवारिक सीटें रही हैं और कांग्रेस को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है और हार करके वो कर्नाटक दक्षिणी तरफ भागे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो,
या पूर्व भारत हो या पश्चिम भारत हो, हर पूरे भारत को विकास को लेकर के सभी जगह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये निश्चित तौर पर ये तेजी से जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो उसकी विकास योजनाएं हैं, उसका गरीबों तक हर चीज की सुविधा मुहैया कराना है और हर तरफ चारों तरफ देश का विकास हो, उसको ध्यान में रखकर के फैसले ले रहे हैं। और वो फैसले ठीक है, चलिए सीटें नहीं मिली, लेकिन ये समझिए ना कि वोट प्रतिशत भी आप लोगों का जो है वो अच्छा नहीं है। केरल में पिछली बार अगर आपको 13% वोट मिले तो ये बताता है और जताता है कि जनता ने आपको, वहाँ की जनता ने नकार दिया। नेहा जी, वहाँ की जनता ने तो कांग्रेस को नकारा है। आज भी कांग्रेस हमारे मुकाबले पर कम सीटें जीती हुई है। अगर दक्षिण भारत की सीटें जीत मानी जाए तो हमने अगर दक्षिण भारत में 29 सीटें जीती हैं तो इनकी तो 20-22 सीटें हैं, हमसे कम सीटें कांग्रेस के पास हैं। और जो कांग्रेस से मुकाबला है क्या अब आपका? अब आप तो 400 पार की बात कर रहे हैं ना सर, फिर कांग्रेस से कहाँ मुकाबला है आपका? आप जीत के लिए नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं हम तो 400 पार करेंगे ना। इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ आपसे कि आप हिंदुत्व सनातन की बात कर रहे हैं। केरल में भी 55% तो हिंदुओं की आबादी है, वहाँ क्यों नहीं आपकी एक भी सीट निकाल पाते, ना एमपी की ना एमएलए की? नेहा जी, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पर हैं, हाँ। वो क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ अपने विधानसभा के चुनाव तक प्रभावशाली है। लोकसभा चुनाव में वो सब लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं। सर 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था और 2019 में उन्हीं को आधार बनाकर आगे बात कर रही हूँ आपसे। 2014-2019 की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी ने वहाँ पर मजबूती आई है। बीजेपी 13% वोट मिले थे सर केरल में आपको। 55% हिंदुओं की आबादी है वहाँ पर आपका राम मंदिर का कार्ड नहीं चला, वहाँ पर आपका 3 तलाक का कार्ड नहीं चला, वहाँ पे आपका तमाम जो हवाले देते हैं धारा 370 हटाई और ऐसा किया, नहीं चल पाया ना सर। नहीं, इसका परिणाम तो 24 में मिलेगा ना जी। नेहा जी, ये जो काम हुए हैं, ये काम हुए हैं, उसके परिणाम अब मिलेगा 2024 के चुनाव में मिलेगा। धारा 370 खत्म हुई है तो इस कार्यकाल में हुई है, राम मंदिर बना तो इस कार्यकाल में बना है, तो इसके परिणाम अब आपके सामने आएंगे नेहा जी। और आप ये देखेंगे कि 400 पार का अगर नारा दिया है तो 400 पार ही हम करके दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। चलिए ठीक है, ये तो कह रहे हैं 400 पार होगी, लेकिन इनका 400 पार ना हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है? 132 जो सीटें हैं दक्षिण की, विजय कौशिक जी, कितनी निकालेगी कांग्रेस? देखिए, हमारी रणनीति पूरे देश को लेकर है। इसमें जहां गठबंधन हमारा क्षेत्रीय दलों से है, कई दलों से, और भी हमें उम्मीद है कुछ और क्षेत्रीय दल भी हमारे साथ आएंगे। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। पहला मुद्दा, ये मोदी जी ने कहा था कि देश में जो विदेशों में काला धन चला गया है उसे वापस लेकर आएंगे। लेकर आना तो छोड़िए, विदेशों में नहीं, वो 2014 में 2019 आपने उठा लिया सर। अब बताइए ना, नई बात करिए ना कि अब नया क्या है? नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, पीएम केयर्स घोटाला है, वैक्सीन का देश में घोटाला है, तो स्मार्ट सिटी का घोटाला है, 350 गाँवों को आदर्श गाँव बनाने का घोटाला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है। ये सरकार घोटालों की सरकार है के राज में गरीब और दक्षिण के क्या मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे रहेंगे, इन्हीं मुद्दों को लेके आप दक्षिण में भी जा रहे हैं? दक्षिण में मुद्दा है महंगाई का, इसके अलावा बेरोजगारी का, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जो सामाजिक विदेश कायम पूरे देश भर में हो रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के तो एक ही एजेंडा हिंदू मुस्लिम। हाँ। वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, जबकि हम दावा करते हैं कि मोदी जी मुस्लिम परस्त हैं। इनके राज में हिंदुओं के रोजगार छीने गए। हिंदुओं के कितने स्कूल हैं जिनको इन्होंने आधुनिक बनाने के लिए पैसा दिया हो, लेकिन मदरसों को आधुनिक बनाने का पैसा दिया है मोदी जी ने। मोदी जी तो चीख चीख कर कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का भला नहीं किया, और हम भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंदुओं का भला नहीं किया। तो मोदी जी के तो बगल में छुरी मुंह में राम राम है। देश के हालात इतनी ज्यादा खराब हैं कि आप मेडिक्लेम लीजिए, उस पर जीएसटी दीजिए, आप बीमा लीजिए, उस पर जीएसटी दीजिए। उन्होंने लूट लिया देश को। तो मतलब आप हिंदू मुस्लिम करेंगे साउथ में? नहीं, बीजेपी करेगी, जैसे कर्नाटक में किया था। हाँ। बजरंगबली सबक से। नहीं, तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी आपने ही शुरुआत की थी, हमने तो जवाब दिया था। नहीं, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं माननीय मोदी जी। और आप इनके देखिए बहरूपीपन को देखिए।
जब पश्चिम बंगाल गए थे माननीय मोदी जी, तो बिल्कुल उन्होंने गाड़ी पीछे कैसी रख ली थी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आगे हों उनके पीछे। तो ये तो अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा सब कुछ बदल लेते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। कह रहे हैं झूठ बोलते हैं आप लोग। मेरे से बात की अनिल गर्ग जी, अनिल गोयल जी से सवाल है, मेरे से सवाल है। अनिल जी से, अनिल गर्ग। अनिल गर्ग मेरा नाम है, मुझे लगता है आप बीजेपी के साथी से सब सवाल कर रही थी। नहीं माफ कीजिए, अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी। हाँ नेहा जी, देखो इन्होंने एक आरोप लगाया कि दक्षिण के अंदर महंगाई है, दक्षिण के अंदर बेरोजगारी है। वहाँ पर दक्षिण में सरकार तो इंडिया गठबंधन के लोगों की है। अगर वहाँ महंगाई है तो आप महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? वहाँ पर बेरोजगारी तो बेरोजगारी स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही रोजगार? आप एक तरफ खुद काम नहीं कर रहे हो और उसका ठीकरा भी आप बीजेपी को फोड़ना चाहते हो। ये जनता देख रही है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव सोचना है, देश को बांटने की सोचना है, नकारात्मक सोच लेकर के चलना है और उत्तर और दक्षिण भारत को बांट करके चलना है। ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है ये जो है हर किस स्तर तक गिर सकते हैं, किस स्तर तक गिर सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, ये देख रहे हैं। और जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात करें, लालू यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस ने जेल में भेजा था और आज वो आपके गठबंधन के साथी हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो तुम्हारे गठबंधन के हिस्सेदारी हैं। यानी आप लोग जो है, जो आपके गठबंधन है, वो सब या तो भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं या वो लोग ऐसे इकट्ठे हुए जो सिर्फ अपने परिवार को चुनना चाहते हैं। यानी कि सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी पीएम बने, लालू यादव चाहता है कि तेजस्वी यादव सीएम बने, उधर वो चाहते हैं अखिलेश यादव सीएम बने, ममता बनर्जी चाहती है कि उनका भतीजा बने, शरद पवार चाहते हैं मेरी बेटी बने। ये परिवार को बचाना है या देश को बचाना है? परिवार के हित के फैसले करने हैं, देश के हित के फैसले करने हैं। जनता ये देख रही है कि एक तरफ वो पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए राजनीति कर रही है और एक तरफ वो पार्टी जो सिर्फ देश के लिए राजनीति कर रही है, देश के लिए जी रही है, देश के लिए मर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मर रही है। दो बात का जमीन आसमान अंतर है और ये देश की जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत चारों तरफ से इसका परिणाम आने वाला है। और आप ये देखेंगे, मुझको तो ये लग रहा है कि इनके जमानतें बचनी मुश्किल है जिस तरीके से इनके आज भी भाषा। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ गर्ग साहब, क्योंकि देखिए जो हालात और जो स्थितियां आंध्र प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर अगर हम देखें तो पहले ही जनसेना को 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है, यानी कि एनडीए जब मिलकर चुनाव लड़ती है। ऐसे में बताया ही जा रहा है कि बीजेपी के हिस्से में तिरुपति, राजमपेट, अराकू और राजमुंद्री सीट आ सकती है। अब ऐसे में जब 400 पार किया, 370 बीजेपी अकेले दम पर लड़ने की बात करती है और इतनी सीटों पे ही लड़ेगी, तो फिर क्या लगता है कि 370 भी बीजेपी अकेले दम पर पार कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक 370 सीटों का सवाल है, ये नरेंद्र मोदी ने जरूर इस लक्ष्य को दिया है, लेकिन ये वो सीटें पार करेंगे ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। ये एक लक्ष्य है, कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है और लक्ष्य हमेशा बढ़ा ही दिया जाता है, लेकिन एनडीए 400 पार कर जाएगा, मुझे इसमें कोई ज्यादा शंका नजर नहीं आती। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस और एनडीए 400 प्लस हो सकता है। जिन सीटों पे आप जिक्र कर लीजिए, देखिए मैंने बार बार कहा है कि सीटें प्लस होने के चांसेस कहाँ है, उस पर चर्चा बीजेपी करती है। बीजेपी नहीं कहती हम केरला में बहुत ज्यादा अच्छा करने जा रहे हैं, बीजेपी नहीं कहती हम तमिलनाडु में अच्छा करने जा रहे हैं, बीजेपी नहीं कहती है हम आंध्र में अच्छा करने जा रहे हैं, बीजेपी कहती है तेलंगाना में अच्छा करने जा रहे हैं, वो कहती है तमिलनाडु में और केरला में हम खाता खोलने जा रहे हैं, आंध्रा में अगर टीडीपी के साथ समझौता होगा वो अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छा कहाँ कर सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। उड़ीसा में अच्छा कर सकते हैं। उड़ीसा में बीजेडी इस समय अपने एक नीचे की तरीके से जा रही है, नवीन पटनायक की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं है, वहाँ बीजेपी और बीजेडी ने भी आपस में सीटें बांटते थे। इस बार वहाँ सीटें इजाफा हो सकता है, सीटें इजाफा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की स्थिति है वहाँ टीएमसी लगातार अपना ग्राफ नीचे कर रही है, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, और इस बार 18 से बढ़ के 28 सीटें हो जाए, कोई बड़ी ताजुब नहीं है बीजेपी का वहां से। बीजेपी अच्छा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार एनडीए 64 पर रुक गया था, इस बार 2014 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है और 74 प्लस ला सकता है, तो सीटें वहां बढ़ सकती है। बीजेपी ने पिछली बार अंडमान निकोबार सीट गंवा दी थी अपना उम्मीदवार बदलने के चक्कर में, अब वापस पुराना उम्मीदवार लेके आए, मैं 100% कह सकता हूँ वो उम्मीदवार जीत जाएगा।
सुशील देव राय वो बहुत ही योग्य उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी उन जगह फोकस कर रही है, पंजाब में फोकस करेगी जहां पे बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर लड़ती है। इस बार अकाली दल के साथ साथ वो 8 सीटों पर लड़ने जा रही है। पहली बार पंजाब में अकाली दल की बजाय बीजेपी खुद बड़े भाई की भूमिका में है। और जो हालात और जो स्थितियां है वो ये बताती है कि सर फूक फूक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है। अभी जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें भी एक केरल से जो उम्मीदवार उतारे, एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है, तो ये बताता है कि जहां जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को टिकट देना या उन्हीं पर दांव खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। नेहा जी, मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। कैसा एजेंडा सेट होता है पहले आप इसको चर्चा कर लेते हैं। 2014 में कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो चाहे तो चाय का वितरण कर सकते हैं, स्टॉल लगा देंगे। तो चाय पर चर्चा शुरू हुई और 2014 का पूरा कैंपेन चाय की चर्चा पे निकलना और यूपीए गठबंधन हार गया। 2019 में नया स्लोगन आया, राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, मैं भी चौकीदार करके भाजपा ने अपना पूरा कमिटमेंट चलाया, पूरा कैंपेन चलाया और चौकीदार जीत गया। अब नया कमिटमेंट आज लालू जी ने किया है, कल उन्होंने लालू जी ने परिवारवाद की बात की, तो अब नया स्लोगन चला गया है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब 2024 का पूरा चुनाव मोदी के परिवार में चला जाएगा। हर भारतवासी, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, जो भी प्रधानमंत्री मोदी के मुर्दा वो भी मोदी का परिवार बनकर वो कैंपेन करने वाले हैं और 2024 इसी प्रोग्राम पे निपट जाएगा। अब मैं बताऊँ कि कमिटमेंट क्या है, रोड मैप कैसे है। रोड मैप जो इंडी गठबंधन का रोड मैप है वो पीडीएफ पर आधारित है। पिछड़े हैं, दलित है और अल्पसंख्यक है, या तो जातीय आधारित है या धर्म आधारित है। जैसे पीडीएफ कहते तो आपने तथाकथित खबरों को खो दिए सारे वोट, आपने कह दिया हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, दुनिया समाज है, वो तो आपसे ऐसे चिपक गए क्योंकि आप उनकी बातें नहीं कर रहे। और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का रोड मैप क्या है, वो ज्ञान की बात करते हैं। GYAN, जी से क्या बना, जी से बना गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, यानी इनमें कहीं धर्म नहीं है, कहीं जाति नहीं है। ये सारा वर्ग जो भारतवर्ष में है जिसको जरूरत है भारत की के और वर्ग है, थोड़ा इसमें सम्मिलित है। इसमें कहीं धर्म और जाति की बात नहीं कर रही, यानी वो समग्र विकास चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, जिसको देश की जरूरत है उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और उसके बदले में मैंने आपको कहा पीडी है, तो दोनों की सोच में रोड मैप में बहुत फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी दिमाग से बात करता है वो भारत को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ठीक है महेश जी, राम मंदिर का मुद्दा, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा, तो क्या साउथ में भी इसका लाभ मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? अभी जितना भी है भारतीय जनता पार्टी को अभी कोई मुद्दा ही नहीं। तो अभी हिंदुत्व और राम टेम्पल को लेके उसके दे डिपेंडिंग ऑन जस्ट राम मंदिर और साउथ में लेके जा रहे। बट जितना तक है साउथ इंडिया में दे पीपल बिलीव इन गॉड बट दे डोंट बिलीव इन मोदी। तो जितना भी है, राम मंदिर है, अयोध्या भी है, कृष्णा भी है, पीपल दे लाइक ऑल द गॉड्स but they don't like Modi. Definitely their presence in the South India will be not less than like maybe 10-15 seats out of all the 135 seats. I still don't imagine the count कहाँ से उनका 400 या 370 जितना भी है उनका प्रोजेक्शन है। खाली वो नॉर्थ में बूस्ट करने के लिए मोदी जी ने यहाँ से साउथ से कैंपेन लॉन्च किया था। आज टुडे जितना भी है, बट जितना भी क्राउड आ रहे तेलंगाना से खाली उनका 8 MLA सीट विच इज इक्वल टू 180। नहीं, ये बात तो आप लोग पिछली बार भी कर रहे थे ना, लेकिन हुआ कुछ और। ये बात तो आप अभी विधानसभा चुनाव से पहले भी कर रहे थे, फिर कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन बोलने में और होने में दोनों में अंतर होता है। लेकिन इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या आपको लगता है नहीं भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार देगी या नहीं एक्सेप्ट करेगी वहां की आवाम, वहां की जनता? यस, इन साउथ में तो बीजेपी की तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी उनका इवन आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे, अभी उनका खाली 1% वोट शेयरिंग है। अगर तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है। अभी उनका जितना भी है जनसेना और टीडीपी के साथ अलायंस के साथ गया तो उनका 1-2 सीट मिलने का चांस है। आउट ऑफ ऑल द 25 सीट्स दे आर ऑल लुकिंग फॉर इज 1 or 2-3 सीट्स टू कॉन्टेस्ट। यू डोंट नो हाउ मेनी दे आर गोइंग टू विन। उनका कॉन्टेस्ट करने का ही मौका नहीं है। अभी तेलंगाना में जितना भी है, बीआरएस से भी हो, कांग्रेस से कन्वर्ट करने के उनको कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। अभी सेम इश्यू विद ऑल द साउथ इंडिया में भी जितना भी है, तो उनका चांसेस साउथ इंडिया में बहुत कम है। जितना भी उनका 272 मार्क रीच करना है, पूरा 90% 95% उनका उम्मीद रहेगा नॉर्थ इंडिया से। साउथ इंडिया में से खाली 10-15 एट द मोस्ट 15-20 सीट्स आउट ऑफ 135 है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो जाहिर तौर पर साउथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बड़ी हुई है, लेकिन इन मुश्किलों से कैसे पार पाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।